प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना के जगत्याल में एक सार्वजनिक सभा को किया संबोधित। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के शक्ति के बयान पर जमकर बरसे प्रधानमंत्री। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंचकुला स्थित शक्ति पीठ माता मनसा देवी मंदिर में टेका माथा। प्रदेशवासियों के उज्जवल भविष्य और प्रदेश की उन्नति की कामना की। पीजीआईएमएस रोहतक में वर्चुअल ऑटोप्सी पर कार्यशाला का किया गया आयोजन। पुलिस महानिदेशक शत्रुजीत कपूर ने बतौर मुख्य अतिथि के तौर पर की शिरकत। और हिसार स्थित हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में 2 दिवसीय कृषि मेले का हुआ शुभारंभ। कुलपति प्रोफेसर बीआर कंबोज ने की मेले की शुरुआत। कहा, ड्रोन तकनीक को और सरल बनाया जाएगा। नमस्कार, मैं भानुप्रिया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना जगत्याल में एक सार्वजनिक सभा को संबोधित किया। उन्होंने विपक्षी गठबंधन इंडी अलायंस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने मुंबई में रविवार को ही इंडिया की जनसभा में राहुल गांधी के उस बयान को आड़े हाथों लिया जिसमें उन्होंने कहा था कि एक शक्ति के खिलाफ लड़ाई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्हें देश की शक्ति स्वरूप माताओं बहनों का आशीर्वाद प्राप्त है और ये चुनाव उसी शक्ति की रक्षा के लिए है। जहां से इंडी अलायंस ने अपनी घोषणा पत्र जाहिर किया और उन्होंने कहा है कि उनकी लड़ाई शक्ति के खिलाफ है। मेरे लिए हर मां शक्ति का रूप है, हर बेटी शक्ति का रूप है। और मेरी माताओं बहनों की तरफ से, माताओं बहनों, आपको मैं शक्ति के रूप में पूजा करता हूं। मैं भारत मां का पुजारी हूं। मैं आप शक्ति स्वरूपा सब माता बहन बेटियों का भी पुजारी हूं। उन्होंने कहा कि विपक्षी गठबंधन का घोषणा पत्र जग जाहिर हो चुका है। शक्ति के खिलाफ ऐसे लोगों को 4 जून को पता चलेगा कि शक्ति की रक्षा करने वालों की जीत हो या शक्ति के विनाश का इरादा रखने वालों की। शक्ति के विनाश की बात कर सकता है क्या? क्या शक्ति का विनाश हमें मंजूर है? हम सब शक्ति की आराधना करते हैं कि नहीं करते हैं? पूरा हिंदुस्तान शक्ति की आराधना करता है कि नहीं करता है? अरे हमने तो चंद्रयान की सफलता को भी किसको समर्पित किया? चंद्रयान की सफलता को भी, जहां चंद्रयान ने लैंड किया, हमने उस सफलता को भी शिव शक्ति नाम देकर के शिव शक्ति को समर्पित किया है। और ये लोग शक्ति के विनाश का बिगुल फूंक रहे हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कल पंचकुला स्थित शक्तिपीठ माता मनसा देवी मंदिर में माथा टेका व प्रदेशवासियों के उज्जवल भविष्य और प्रदेश की उन्नति की कामना की। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता, पंचकुला जिला अध्यक्ष दीपक शर्मा, पूर्व विधायक लतिका शर्मा ने भी महामाई के चरणों में माथा टेका व आशीर्वाद प्राप्त किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि 16 मार्च को लोकतंत्र के पर्व की घोषणा हो गई है। इस पर्व को हर्षोल्लास से मनाना चाहिए तथा सभी इसमें भाग लें। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में विकास का अध्याय पिछले 10 वर्षों में लिखा गया है। देश का गौरव और सम्मान बढ़ा है। 10 वर्षों में योजनाबद्ध तरीके से गरीब व्यक्ति को समाज की मुख्य धारा से जोड़ा गया है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के 10 वर्षों के कामों का परिणाम है कि देश के 25 करोड़ से अधिक लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। जिस प्रकार से हर वर्ग का विश्वास इस सरकार के अंदर 10 वर्षों में बढ़ा है, हम देखते हैं उसी कड़ी के अंदर देश का गौरव भी विश्व पटल के ऊपर ऊंचा हुआ है। आज गरीब व्यक्ति का विश्वास मोदी की सरकार में बढ़ा है। 4 करोड़ से ज्यादा घर बना करके लगातार लोगों को देने का काम किया है।
नरेंद्र मोदी जी ने 5 लाख रुपए आयुष्मान कार्ड, उसको चिंता नहीं है कि अगर दुर्घटनावश कोई बीमारी, कोई दिक्कत आ जाती है, वो सर ऊंचा करके अपना इलाज करा सकता है। ये विश्वास अगर बड़ा है तो ये नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार के अंदर बड़ा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की सोच भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने की है। भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए देश के हर नागरिक को लोकसभा चुनाव में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के पूर्व सीएम मनोहर लाल के नेतृत्व में हरियाणा मजबूती से आगे बढ़ा है और हम विकास की इस गति को और भी तेज करेंगे। हरियाणा में 10 की 10 लोकसभा सीटें भाजपा ही जीतेगी। 2047 तक हमने विकसित राष्ट्र बनाना है और इस विकसित राष्ट्र के अंदर देश के हर जन का, युवा का, किसान का, महिला का, गरीब की, हर व्यक्ति की इस लोकतंत्र के पर्व में शामिल होकर के इस भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में अपनी भूमिका अदा करें, ऐसी मैं अपील करता हूं। पीजीआईएमएस रोहतक में आज वर्चुअल ऑटोप्सी यानी बिना चीर फाड़ के शव का पोस्टमार्टम विषय पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसमें हरियाणा के पुलिस महानिदेशक चतुरजीत कपूर ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की, जबकि हरियाणा के स्वास्थ्य सेवाओं के महानिदेशक डॉक्टर आर.एस. पुनिया विशिष्ट अतिथि रहे। पीजीआईएमएस के फॉरेंसिक मेडिसिन विभाग की ओर से वर्चुअल ऑटोप्सी सॉल्यूशंस इंडिया व यूके के सहयोग से इस कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में वर्चुअल ऑटोप्सी के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। दरअसल वर्चुअल ऑटोप्सी फॉरेंसिक जांच का एक नया तरीका है जिसमें बिना चीर फाड़ के शव का पोस्टमार्टम किया जाता है। इस तकनीक में विशेषज्ञ डॉक्टर एमआरआई, सीटी स्कैन और एक्सरे की मदद से शव का परीक्षण करते हैं। शव को एक बैग में पैक किया जाता है और फिर सीटी स्कैन मशीन में रखा जाता है। कुछ देर के भीतर आंतरिक अंगों की तस्वीर कैद की जाती है और तस्वीरों का फॉरेंसिक विशेषज्ञ विश्लेषण करते हैं। बाद में पत्रकारों से बातचीत में पुलिस महानिदेशक शत्रुजीत कपूर ने कहा कि हत्या के मामलों में खासतौर पर पोस्टमार्टम अहम हिस्सा होता है। अब नई तकनीक के जरिए बेहतर ढंग से कार्य हो सकेगा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराए जाएंगे। अभी पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन फिजिकली होती हैं और उसको वर्चुअल ऑटोप्सी यानी जो रेडियोलॉजी का उसका उपयोग करके जो शरीर के अंदर कोई गोली है या एंट्री वुंड, एग्जिट वुंड, उनकी एग्जैक्ट लोकेशन और जो कॉज ऑफ डेथ है उसको सही तरीके से एक्यूरेटली पता करने के लिए एमआरआई मशीन्स का सहारा लेकर के, जो एमआरआई टेक्नोलॉजी है उसका सहारा लेकर के ऑटोप्सी में जो हमारी पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनती है उसको कैसे बेहतर किया जाए, इस बारे में आज की ये वर्कशॉप है। हरियाणा के स्वास्थ्य सेवाओं के महानिदेशक डॉक्टर आर.एस. पुनिया ने बताया कि वर्चुअल ऑटोप्सी की प्रक्रिया में मौत के कारणों का पता लगाने के लिए पारंपरिक तरीकों को छोड़कर दूसरी तकनीक का सहारा लिया जाता है। साथ ही उन्होंने बताया कि हरियाणा में स्वास्थ्य सेवाओं की बेहतरी के लिए कार्य किए जा रहे हैं। जिला स्तर पर 200 बिस्तर के अस्पताल बनाए जाएंगे। डॉक्टरों की कमी को भी पूरा किया जाएगा। पीजीआईएमएस के फॉरेंसिक मेडिसिन विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर एस.के. धत्तरवाल ने बताया कि वर्चुअल ऑटोप्सी की प्रक्रिया करीब आधे घंटे में पूरी हो जाती है। हरियाणा में पीजीआईएमएस रोहतक में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और ऐसा करने वाला हरियाणा का ये पहला संस्थान है। इससे पहले दिल्ली एम्स और शिलोंग में वर्चुअल ऑटोप्सी होती है। पायलट प्रोजेक्ट शुरू कर दिया है। जो ट्रॉमा सेंटर के अंदर जो आते हैं ना सीरियस, उनके वो करके ना हम सीटी स्कैन वो करके ना फिर डेथ हो जाती है तो उसको उसके साथ वो कर रहे हैं। पहले तो ये करना पड़ेगा ना कि भाई ये कितनी इफेक्टिव है हमारे यहाँ पर, फिर मशीनें शिफ्ट करनी पड़ेंगी। ये हमारा मॉडर्न मोर्ची कॉम्प्लेक्स है, ये 2-3 महीने में कंप्लीट हो जाएगा अभी, तो फिर यहाँ पर हम फुल फ्लेज वर्चुअल ऑटोप्सी शुरू कर देंगे। वर्चुअल ऑटोप्सी में दरअसल शरीर को खोलने की जरूरत नहीं पड़ती है, उसमें सीटी और एमआरआई से फाइंडिंग देखी जाती है कि कॉज ऑफ डेथ क्या है। कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिनमें विसरा लेना जरूरी होता है, उसमें तो शरीर खोलना जरूरी है, परंतु ये देखने में आया है प्रोजेक्ट जो चल रहा है उसकी अभी फाइनल रिपोर्ट तो नहीं आई है, पर जो अभी तक इनिशियल रिपोर्ट है उसमें यही है कि 70% के करीबन केस ऐसे होते हैं जिनमें शरीर खोलने की जरूरत नहीं, सीटी, एमआरआई और दूसरी जो इन्वेस्टिगेशंस होती हैं उन्हीं के आधार पर मालूम किया जा सकता है कि कॉज ऑफ डेथ क्या है। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित 2 दिवसीय कृषि मेले का आज शुभारंभ हुआ। कुलपति प्रोफेसर बी.आर. कंबोज मेले में बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित रहे। इस बार कृषि मेले का मुख्य
विषय खेती में ड्रोन का महत्व है। मेले में हरियाणा सहित पंजाब, राजस्थान, दिल्ली और उत्तर प्रदेश से हजारों की संख्या में किसान पहुंचना शुरू हो गए हैं। इसमें प्रत्येक जिले से एक महिला एवं एक पुरुष प्रगतिशील किसान को सम्मानित भी किया जाएगा। किसानों की खेतीबाड़ी संबंधी सभी समस्याओं के समाधान के लिए किसान गोष्ठियों का आयोजन भी किया जा रहा है, जिसमें विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक किसानों को कृषि व पशुपालन संबंधी समस्याओं के बारे में जानकारी दी जा रही है। इस दौरान कुलपति BR कंबोज ने बताया कि लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा एवं पशु विश्वविद्यालय गुरु जम्भेश्वर हरियाणा, कृषि चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय व महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय ने मिलकर जो तकनीकें किसानों के लिए इजाद की हैं, वे सभी इस मेले में प्रदर्शित की गई हैं। रबी की फसलों के बारे में भी किसानों को जानकारी दी जा रही है। उन्होंने बताया कि भविष्य में ड्रोन की तकनीक को और अधिक सरल बनाया जाएगा ताकि किसानों की समस्याओं को दूर किया जा सके। किसान भाइयों के लिए, बहनों के लिए, ग्रामीण परिप्रेक्ष्य के लिए एक बहुत ही सराहनीय मेला इसलिए होता है कि यहाँ पे हम फसलों का, बीजों का, कृषि यंत्रों का, हमारे जो 3 विश्वविद्यालय हैं, लुवास है, महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी है हॉर्टिकल्चर, तो चौधरी चरण सिंह हरियाणा विश्वविद्यालय हिसार है, ये मिलकर जितनी भी तकनीकें इन विश्वविद्यालयों ने आजाद की है उसके यहाँ पे प्रदर्शित किया गया है। किसान भाइयों की बहुत रुचि है। साथ में हम सनातन धर्म से जुड़े हैं, संस्कृति हमारी बहुत प्रिय है, तो हमने यहाँ पे चाहे हवन की बात है या हमारी जो पौराणिक संस्कार हैं वो भी हमारी संतानों तक पहुँचे ताकि समाज में हम एकजुटता के साथ, समरसता के साथ रह सकें, उसका प्रदर्शन यहाँ पे किया गया है। ड्रोन को उड़ा के किसानों को दिखाया गया है, उससे क्या लाभ होंगे, और सबसे बड़ी बात कि यहाँ प्रश्नोत्तरी सभा का आयोजन किया जाएगा जिसमें किसान भाई अपनी शंका दूर कर पाएंगे। सीधा संवाद वैज्ञानिकों के साथ रहेगा। मेले में पहुंचे किसानों ने बताया कि यहां खाद, बीज और खेती से संबंधित नई तकनीकों के बारे में जानकारी मिली है। साथ ही पशु में होने वाले रोग और उनके इलाज के बारे में भी जानने का मौका मिला है। देखो, मेले में आने के बाद हमने है ना एग्रीकल्चर से संबंधित जितनी भी गिना है, बीज हैं, खाद हैं, दवाइयाँ हैं, उनके अलावा पशुओं से संबंधित बीमारियों के बारे में जानकारी हासिल करी। उनके गिना है दवाइयाँ कैसी कैसी, कौन सी दवाइयाँ, ये मिनरल मिक्सर को इस टाइम पे देना चाहिए, कृत्रिम गर्भाधान क्या होना चाहिए, इनके बारे में बहुत सारी जानकारी कहना है यहाँ हमने हासिल करी। हर बार HAU के अंदर आता हूँ, यहाँ को हर बार अच्छा माहौल रहता है। बहुत लाखों किसान यहाँ आ रहे हैं मेले के अंदर, और सभी वेजिटेबल है, पैडी का है और हरे चारे का बीज ले रहे हैं और अच्छा एंजॉय कर रहे हैं। बहुत अच्छा है माहौल, बहुत अच्छा माहौल है। सारे बीज अवेलेबल है, हर एक इम्प्लीमेंट है, साधन है, मतलब उनको नहीं अपने कितने भी हर एक चीज़ खातर बार बार हारना पड़ेगा, अपने हर चीज़ मिलेगी। पशुओं की भी जानकारी हर एक हाड़ है। सुप्रीम कोर्ट ने SBI को इलेक्टोरल बॉन्ड के सभी विवरणों का खुलासा करने के निर्देश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को निर्देश दिया है कि इलेक्टोरल बॉन्ड मामले में हर इलेक्टोरल बॉन्ड का नंबर भी बैंक चुनाव आयोग को सौंपे, जिसमें भुनाए गए बॉन्ड की अद्वितीय अल्फान्यूमेरिक संख्या और सीरियल नंबर जारी करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने SBI को 21 मार्च शाम 5 बजे तक एक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। हल्फनामे के संबंध में कहा गया है कि SBI इलेक्टोरल बॉन्ड के सभी विवरणों का खुलासा करे और जो उनके अधीन है इसमें कोई भी विवरण छुपाया नहीं जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि चुनाव आयोग SBI से जानकारी प्राप्त होने पर तुरंत अपनी वेबसाइट पर विवरण अपलोड करे। SBI से पेश हुए अधिवक्ता हरीश साल्वे ने कहा कि बॉन्ड नंबर सार्वजनिक करने में बैंक को कोई समस्या नहीं है, लेकिन पिछले आदेश से उन्हें ये स्पष्ट नहीं हुआ है कि क्या-क्या जानकारी इलेक्शन कमीशन को सौंपनी है। कृषि क्षेत्र में किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त और मजबूत बनाने के लिए राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, लघु कृषक व्यवसाय संघ और ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स के साथ किसान उत्पादक संगठनों ने नई दिल्ली स्थित पूसा कृषि हाट में स्टॉल लगाए हैं। तरंग नाम से आयोजित इस मेगा कृषि मेले का उद्घाटन नबार्ड के महाप्रबंधक SS वसीहरन ने किया। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता की ये खास रिपोर्ट। कृषि क्षेत्र में किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त और मजबूत बनाने के लिए राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, लघु कृषक कृषि व्यवसाय संघ और ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स के साथ मिलकर देश भर के किसान उत्पादक संगठनों, कृषितर उत्पादक संगठनों ने नई दिल्ली स्थित पूसा कृषि हाट में स्टॉल लगाए हैं।
तरंग नाम से आयोजित इस मेगा कार्यक्रम का उद्घाटन करने आए नाबार्ड के महाप्रबंधक SS वसीहरन ने कहा कि मेले के जरिए किसानों को बड़ा प्लेटफॉर्म मिलने के अलावा इनके उत्पादों को डिजिटल तरीके से प्रमोशन में भी मदद मिलेगी। वही है वो कि जेन्युइननेस और ऑथेंटिक प्रोडक्ट मिलता है हमको, इसलिए हमारा रिक्वेस्ट है सबको इसको एनकरेज करना, इसका प्रोडक्ट्स को खरीदना और मोटिवेट करना, स्पेशली ऑनलाइन में परचेस करना। FPO किसानों का उत्साह बढ़ाने के लिए स्टॉल विजिट कर रहे नाबार्ड के उप महाप्रबंधक कुलदीप चंद ने कहा कि देश के अलग अलग राज्यों के कृषि उत्पादों को यहां बाजार मिलने के साथ किसानों को इससे प्रोत्साहन मिलेगा। ये जो प्रोडक्ट है जबकि अभी इतना बिक नहीं रहे और धीरे धीरे ऑनलाइन भी अवेलेबल करवाएंगे तो बाद में जो है ये प्रोडक्ट जो है क्योंकि हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छे हैं तो इसका जो है मार्केटिंग भी बढ़ेगी और फार्मर को जो है एनकरेजमेंट मिलेगी। SFAC के प्रतिनिधि के तौर पर कार्यक्रम में भाग ले रहे परियोजना सहायक संजय बिष्ट ने कहा कि मार्केट लीकेज बढ़ाने के लिए हमने 23 राज्यों के FPO किसानों को आमंत्रित किया है। ONDC के प्रतिनिधि मोहित कुमार ने कहा कि FPO किसानों को डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़कर उनके उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराना हमारा लक्ष्य है। तरंग कृषि मेले में हिमालयन राज्यों से आए FPO किसानों के उत्पाद लोगों के आकर्षण का केंद्र रहे। इनमें कश्मीर की काबा चाय के अलावा 3000 किलोमीटर ऊंचाई पर उगने वाले हर्बल व वानस्पतिक उत्पादों और अन्य तरह के पोषकता युक्त प्रसंस्कृत उत्पाद के स्टॉल लगाए। FPO किसानों ने तरंग मेले में आमंत्रित करने के लिए नाबार्ड और SFAC व ONDC का आभार जताया। मेले में खास तौर पर पतंजलि ऑर्गेनिक रिसर्च सेंटर के सहयोग से बुंदेलखंड में बने FPO किसानों के स्टॉल भी लगे। स्टॉल पर मौजूद अधिकारी डॉक्टर ऋषि वर्मा व पुष्पेंद्र सिंह ने यहां आकर खुशी व्यक्त करते हुए आयोजकों को धन्यवाद दिया। तरंग मेले में राजस्थान के बीकानेर से आए किसानों के अलावा अन्य राज्यों के FPO किसानों के स्टॉल पर मिलेट्स के अलावा अन्य तरह के उत्पाद देखने को मिले। स्टॉल पर मौजूद किसानों ने राजधानी लोकसभा और करनाल विधानसभा के उपचुनाव को लेकर करनाल के उपायुक्त उत्तम सिंह ने आज एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने बताया कि करनाल में होने वाले चुनाव को लेकर प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। करनाल लोकसभा में 20 लाख से ज्यादा वोटर हैं जो अपने मत का इस्तेमाल करेंगे। स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से चुनाव कराने को लेकर प्रशासन अपनी अहम भूमिका निभाएगा। उन्होंने कहा कि आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने वालों पर सख्ती की जाएगी। इसके लिए फ्लाइंग स्क्वाड और सर्विलांस टीम भी एक्टिव कर दी गई है। प्रशासन ने उन बैंक अकाउंटों पर भी पैनी नजर रखी हुई है जो आमतौर से पैसे की लेन देन में शामिल होते हैं। उपायुक्त ने बताया कि जो अति संवेदनशील हैं और संवेदनशील इलाके हैं उन्हें भी हम चिन्हित कर रहे हैं। वहां अतिरिक्त फोर्स के साथ साथ कैमरे भी लगाए जाएंगे। लोकसभा और विधानसभा चुनाव के मतों की गिनती के लिए अलग अलग व्यवस्था की जाएगी। उन्होंने कहा कि चुनाव के लिए नामांकन ऑनलाइन भी भरा जा सकता है, लेकिन इसे भौतिक रूप से भी जमा करवाना होगा। वो किसी भय से, किसी इंड्यूसमेंट से, किसी लालच से अपने वोट है, अपना जो मताधिकार है उसका एक तरह से वो उपयोग है वो गलत तरीके से ना करे। तो ये हमें इंश्योर करना है फेयर एज वेल एज ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस। तो रिसेंटली इलेक्शन कमीशन इंडिया ने बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव्स लिए हैं जिससे कि दो प्रक्रिया में जो हो रहा है वो पब्लिक को भी पता हो, कैंडिडेट्स को भी पता हो, किसी को भी लगे कि इस बारे में क्या हो रहा है उनको जानकारी रहे, ताकि कोई डाउट संशय रहे उसके बारे में पता चलता रहे और किसी को भी इस तरह का कोई भी संशय रहे तो वो क्लियर कर पाए हम, ताकि इस प्रक्रिया में आम लोगों को, आमजन का भरोसा बना रहे। वो पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी है करनाल, उसमें टोटल 20,81,560 है। डिटेल्स मैं आपको वैसे फर्दर प्रोवाइड करवा दूंगा सारी की सारी। इसमें मेल्स हैं 10,95,941, फीमेल्स हैं 9,85,582 और ट्रांसजेंडर्स हैं 37। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए आदर्श आचार संहिता का ऐलान हो चुका है। आदर्श आचार संहिता लगते ही नूंह उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी धीरेन्द्र खड़गटा व उनकी टीम पूरी तरह से सक्रिय हो गई है। उपायुक्त ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि नगर परिषद, नगर पालिका क्षेत्र से 24 घंटे के अंदर होर्डिंग, पोस्टर, बैनर उतारने के निर्देश दिए गए थे। 48 घंटे में सार्वजनिक स्थानों से पोस्टर, बैनर, होर्डिंग उतारने के आदेश दिए गए थे और 72 घंटे के अंदर जिले में
में सभी जगह से राजनीतिक दलों के नेताओं तथा सरकार के द्वारा लगाए गए सभी होर्डिंग, बैनर, पोस्टर को उतरवा दिया जाएगा। शहरी इलाकों में 24 घंटे के अंदर ही होर्डिंग, पोस्टर, बैनर उतारने का अभियान शुरू कर दिया गया था और नूह शहर में इसका असर भी दिखाई दिया। उपायुक्त ने बताया कि जिले में लोकसभा चुनाव को शांतिपूर्वक ढंग से संपन्न करने के लिए मंगलवार को एक बैठक का भी आयोजन किया जाएगा। इसके बाद पत्रकार वार्ता आयोजित होगी जिसमें लोकसभा चुनावों के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी जाएगी। इसी के हम अंतर्गत कार्रवाई करते हुए हमने सभी जो सब डिविजन्स हैं और जो AROs को दिशा निर्देश दिए थे, उन्होंने अपनी टीम अर्बन एरिया और रूरल एरिया दोनों में लगाकर कल बहुत सारे लगभग सभी भवनों से और अर्ध सरकारी भवनों से ये हटाएं। साथ ही साथ हमने सभी दिशा निर्देश भी दिए सभी डिपार्टमेंट को कि उनके स्तर पे भी ये कार्रवाई करके रिपोर्ट की जाए AROs। हमारा क्या क्या MCC की वायलेशन हुई उसके बारे में कोई करना है रिपोर्ट। इसके साथ साथ कौन से नए काम धरातल पे चालू हुए हैं, कौन से नहीं चालू हुए हैं, उनके बारे में भी हमको इलेक्शन कमीशन को बताना, तो उसकी भी हम 72 घंटे के बाद रिपोर्ट दी जाएगी। कल हम इसमें डिटेल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे और साथ ही साथ जो है सभी AROs भी करेंगे ताकि वस्तुस्थिति से आपको जरूर बता दें। लोकसभा चुनावों को लेकर किसानों में बड़ा जोश और उत्साह दिखाई दे रहा है। कैथल जिले के किसानों ने कहा है कि हमें गर्व है कि हम भारत के मतदाता हैं और हम अपने मतदान का प्रयोग करके देश और प्रदेश में अच्छी सरकार बनाएंगे। किसान देश का अन्नदाता और देश के लोकतंत्र को मजबूत बनाने में भी अहम भूमिका निभाता है। आगामी लोकसभा और विधानसभा के चुनावों में वे बढ़ चढ़कर मतदान करके देश और प्रदेश की अच्छी सरकार बनाने के लिए आगे आएंगे। उन्होंने कहा कि हम किसी भी बहकावे में नहीं आएंगे और किसानों व गरीब लोगों के कल्याण करने वाली सरकार चुनेंगे। जो लोग किसानों को लेकर तरह तरह की बयानबाजी करते हैं वे किसान नहीं हैं बल्कि अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं और किसान उनके बहकावे में आने वाले नहीं हैं। और हम आने वाले टाइम में जो MP के और विधानसभा के इलेक्शन होंगे उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे क्योंकि हम अपने देश के नागरिक हैं, इसलिए वोट डालना हमारा अधिकार है। और आने वाले टाइम में किसान भारत में 70% के करीब इनकी आबादी किसान है। जो चुनाव आ रहा है इस चुनाव वास्ते सानू जिन्ने भी किसान आ सानू बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। अच्छी सरकार बनानी चाहिए है तो सरकार अच्छी बनावांगे तो साडे के नाम लोकतंत्र अच्छा बनेगा, अच्छा सब कुछ सिस्टम वधिया बनेगा। और हम सभी किसान मिलके एक अच्छी सरकार बनाएंगे आने वाले 2024 में मतदान करके। और मुझे गर्व है कि मैं इस देश का नागरिक हूं और मुझे मतदान करने का अधिकार है और अच्छी सरकार चुनने का अधिकार है। हम सभी आने वाले मतदान में बढ़ चढ़कर भाग लेंगे और बहुत अच्छी सरकार बनाएंगे जो पूरे देश का विकास करेगी। वहीं कैथल पहुंचे टीवी कलाकार जितेंद्र भारद्वाज ने कहा कि देश के लोकतंत्र को मजबूत बनाने में युवाओं की अहम भूमिका है। उन्होंने देश के युवाओं से अपील करते हुए कहा कि वे अपने मतदान का प्रयोग अवश्य करके अपना कर्तव्य निभाएं। सभी युवा मतदान करके अच्छे उम्मीदवारों का चयन करें जो देश और प्रदेश को उन्नति की ओर ले जा सके। नए बच्चे 18 साल के हुए हैं जो मतदान करेंगे पहली बार, उन्हें मैं हाथ जोड़ के ये विनती करता हूं कि ये उनका एक कर्तव्य है कि वो अपना वोट ज़रूर डालें क्योंकि आज हमारा देश जो है एक युवा देश है और उनकी भूमिका बहुत अहम है। अगर वो वोट डालेंगे और सही व्यक्ति को वोट डालेंगे तो हमारी एक अच्छी सरकार होगी जिससे कि हमारा देश उन्नति करेगा। इसलिए मैं जो नए युवा अभी जिनका वोट बना है, पहली बार वोट डालने जा रहे हैं, उनसे कर बांध के विनती करता हूं कि वो अपना वोट डालने जरूर जाएं। स्वच्छता को लेकर किसी का जुनून व जज्बा देखना हो तो इसका जीवंत उदाहरण भिवानी के कारीमोद गांव के निवासी 70 वर्षीय रामचंद्र हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चलाए गए स्वच्छता अभियान से प्रेरित होकर वे अपने गांव व जिले में ही नहीं बल्कि अन्य राज्यों में भी झाड़ू लगाकर स्वच्छता का संदेश दे रहे हैं। स्वच्छता के प्रहरी रामचंद्र पिछले 10 सालों के दौरान 200 से अधिक स्थानों पर सफाई कर चुके हैं। वे जहां भी सफाई करते हैं सुबह 5 बजे से शुरू करते हुए 7 से 8 घंटे अकेले ही सफाई करते हैं। इस दौरान स्वच्छता को महत्व देने वाले और लोग भी उनको देखकर उनके साथ सफाई में जुट जाते हैं।
रामचंद्र अपने गांव कारीमोद की सफाई करके गांव को पॉलीथीन मुक्त गांव पहले ही घोषित करवा चुके हैं। उनका आम लोगों को ये भी संदेश है कि प्रत्येक व्यक्ति को घर के अलावा अपने आसपास के क्षेत्र में 5 मिनट सफाई के जरूर देने चाहिए। स्वच्छता अभियान के लिए उन्हें दिल्ली, राजस्थान सहित विभिन्न विभागों, प्रशासनिक अधिकारियों व स्कूल संचालकों द्वारा उन्हें सम्मानित भी किया गया है। उन्होंने युवाओं से आह्वान करते हुए कहा कि युवा इस कार्य में जुटें तथा अपने आसपास के क्षेत्र को साफ व स्वच्छ रखें ताकि स्वच्छ भारत का निर्माण हो सके। 9 साल हो गए लगातार, कोई गांव हो, सारा देश मेरा है। मैं जहाँ बारी काटता हूँ नहीं सोचता बहनी आ गया, लोहारू आ गया, बाल्ड चला करना, सब भारत मेरा है। मैं सफाई अभियान ये करता हूँ, सबको शिक्षा देता हूँ और गांव में जाता हूँ, भाई 5-5 मिनट सब बाई करो तो पूरा भारत स्वास्थ्य हो जाए, बीमारी आ रही नहीं आएगी। गंदगी में बीमारी आती है और सफाई होगी वहाँ बहुत फर्क पड़ता है, बहुत कम बीमारी आती है। कीड़ा कंडा खत्म हो गया तो बहुत असर पड़ा है, इसलिए मैं लगा रहूँगा। 5-5 मिनट जो हर टाबर भी करें, हर गांव में आदमी करें तो पूरा गांव में एक कचरा का नहीं पाएगा। मेरा गांव मोदकारी है, चंडीगढ़ से टीम आई थी, पॉलीथीन मुक्त गांव है। कागताम कोई कागज भी नहीं पड़ा पाया था, चंडीगढ़ से स्पेशल टीम ने आगे सर्वे कराया था, मोमजाम में कोई बीड़ी का बिगड़ा भी नहीं पाया। हरियाणा पुलिस विभाग नशे पर लगातार लगाम कस रही है। इसी कड़ी में आज अंबाला में झारखंड से नशा तस्करी के मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने तस्करों से 4 किलो अफीम बरामद की। अंबाला के पुलिस अधीक्षक जशनदीप रंधावा ने बताया कि तस्करों को 6 दिन के रिमांड पर लिया गया है। अब इनसे जुड़े सारे तार खंगाले जाएंगे। पकड़े गए तस्कर झारखंड से अंबाला व पंजाब के इलाकों में तस्करी का नेटवर्क चला रहे थे। पकड़े गए तस्करों में एक झारखंड का रहने वाला रामजीत व दूसरा पंजाब के पटियाला का जसप्रीत है। यह दोनों मिलकर अंबाला व आसपास के इलाकों में तस्करी का नेटवर्क चला रहे थे, जिन्हें पकड़ने में पुलिस ने कामयाबी हासिल की है। पिछले कुछ टाइम से एक बड़ा सोर्स के रूप में उभरा है अफीम का भी, और साथ में जो हमारी चरस है काफ़ी बड़ी मात्रा में उस साइड से आ रही है। इन दोनों बंदों को अरेस्ट करके हमारी CIA टीम द्वारा 16 मार्च को इनको अरेस्ट किया गया और FIR नंबर 76 18 NDPS एक्ट के अंदर थाना पड़ाव में मुकदमा दर्ज किया गया और इनको कल इनको प्रोड्यूस करके कोर्ट में इनकी रिमांड ली गई। कोर्ट ने इनकी जो बड़ी लेवल की तस्करी और इनके अपराध को देखते हुए 6 दिन का पुलिस रिमांड मंजूर किया और इस 6 दिन के अंदर हम पूरी गहनता से इसको पूछताछ करेंगे और मुझे उम्मीद है। पिछले कुछ वर्षों में भारतीय खिलौना उद्योग ने तेजी से वैश्विक बाजार में अपनी पकड़ मजबूत की है। वित्त वर्ष 2015 से 2023 के बीच खिलौना निर्यात में 239% की भारी वृद्धि हुई है, जबकि आयात में 52% तक की गिरावट दर्ज की गई है। आज भारत खिलौना उद्योग का मुख्य निर्यातक बन गया है। भारत में खिलौनों की बिक्री के लिए भारतीय मानक ब्यूरो की मंजूरी जरूरी होना, संरक्षणवाद, China+1 रणनीति और होम शुल्क सीमा बढ़ाकर 70% किए जाने से भारतीय खिलौना उद्योग में तेजी आई है। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।